एक बेहद रोमांचक क्रिकेट मैच का दृश्य अपने जहन में लाइए। दोनों टीमें मैदान पर बिल्कुल आमने सामने हैं और दांव बहुत ऊंचे हैं। हाँ, और अचानक खेल के बीच में अंपायर मैदान में आ जाता है। बिल्कुल। अंपायर आता है और बिना कोई कारण बताए एक टीम के कप्तान को ही बाहर कर देता है। मतलब निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना अंपायर का काम जरूर है, सही बात है। लेकिन रातों रात कप्तान बदल देना उसके आधिकारिक क्षेत्र में आता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। और आप जानते हैं, उस ताश या क्रिकेट के खेल से परे ये सवाल असल जीवन में तब और भी गंभीर हो जाता है जब वो खेल किसी देश का लोकतांत्रिक चुनाव हो। एकदम सही कहा आपने। देखिए, अंपायर अगर केवल नियम लागू करने के बजाय खुद खेल को नियंत्रित करने लगे और टीम का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले, तो पूरी खेल भावना पर ही सवालिया निशान लग जाते हैं। और इसी तरह की एक अजीब और तनावपूर्ण स्थिति आज भारतीय राजनीति और प्रशासन के मैदान में हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। जी हाँ, और इस चर्चा का आधार लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विचार उत्तेजक लेख है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि जब भारत का चुनाव आयोग राज्य सरकार की सहमति के बिना मुख्य सचिव या डीजीपी जैसे शीर्ष अधिकारियों का तबादला करता है, तो इसके पीछे के कानूनी तर्क क्या हैं? और सबसे जरूरी बात, उन शक्तियों की संवैधानिक सीमाएं क्या हैं? क्योंकि ये टकराव सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान में शक्तियों के बंटवारे का एक बहुत ही गहरा पहलू है। हाँ, तो अगर हम उस अंपायर वाले उदाहरण से आगे बढ़ें, तो ये देखना जरूरी है कि इस मैच के दौरान वास्तव में हो क्या रहा है। मतलब राज्य सरकारें इतनी आपत्ति क्यों जता रही हैं? हाल के दिनों में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव आयोग ने अचानक शीर्ष स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए। और चुनाव आयोग का तो हमेशा यही तर्क होता है कि भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये कड़े कदम उठाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, उनका तर्क यही है। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य जी का लेख इस बात को रेखांकित करता है कि ये जो रातों रात किए गए तबादले हैं, ये पूरे राज्य प्रशासन को एक तरह से पंगु बना देते हैं। अच्छा। हाँ, और ये राज्य के अपने ही सिविल सेवा अधिकारियों पर उसके संवैधानिक अधिकार को सीधी चुनौती देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर राज्य का डीजीपी या कोई भी शीर्ष अधिकारी पूरी तरह से किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है और उसके प्रति वफादार हो गया है, तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? ऐसे में तो सिस्टम में आए उस खोट को साफ करने के लिए चुनाव आयोग को रातों रात ऐसे सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। और आखिर प्रशासन पंगु कैसे हो जाता है? मतलब एक अधिकारी कुर्सी से उठता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। देखिए, कागजों पर यह बदलाव जितना आसान दिखता है ना, जमीनी हकीकत में ये उतना ही जटिल है। प्रशासन कोई मशीन नहीं है जिसका एक पुर्जा निकाला और दूसरा लगा दिया। हाँ, ये तो है। जब एक डीजीपी को रातों रात हटाया जाता है, तो उसके नीचे काम करने वाले आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के सैकड़ों अधिकारियों का पूरा सूचना तंत्र टूट जाता है। अच्छा, मतलब पूरी कमांड चेन ही बिखर जाती है। बिल्कुल। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था वैसे भी बहुत नाजुक दौर में होती है। नया अधिकारी जो उस कुर्सी पर बैठता है, उसे रातों रात पूरे राज्य की जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं हो सकता। उसे संवेदनशील मतदान केंद्रों की खुफिया जानकारी समझने में समय लगेगा। एकदम सही। और रही बात पक्षपात को रोकने की, तो चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पक्षपाती अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। लेकिन असली बहस ये है कि क्या वो कार्रवाई मनमाने तरीके से हो सकती है? क्या संविधान ने चुनाव आयोग को बिना किसी जांच के सिर्फ शक के आधार पर अधिकारियों को हटाने का असीमित अधिकार दिया है? तो ये जरूरत और अधिकार के बीच की एक बहुत ही बारीक रेखा है। तो फिर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग को ये शक्तियां आखिर मिलती कहां से हैं। और ये सवाल हमें सीधे ले जाता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 की तरफ। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। अनुच्छेद 324 ही वो धुरी है जिस पर चुनाव आयोग का पूरा अस्तित्व टिका है। ये अनुच्छेद आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। मतलब अंग्रेजी में जिसे सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल कहा गया है। बिल्कुल। ये शब्द अपने आप में बहुत व्यापक हैं। चुनाव आयोग अक्सर इन्हीं शब्दों की ढाल लेकर अपने इस तरह के फैसलों को सही ठहराता है। तो उनका तर्क ये होता है कि निष्पक्ष चुनाव को नियंत्रित करने के लिए जो भी आवश्यक है, वो सब कुछ करने का अधिकार इन 3 शब्दों के भीतर ही समाहित है। हाँ, उनका यही मानना है। लेकिन शब्द तो वाकई बहुत भारी भरकम और असीमित लगते हैं।
पर स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र है। 1978 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। जी, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामला। हाँ वही, ये मामला शायद इस पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अनऑक्यूपाइड फील्ड, या जिसे हम खाली मैदान का नियम कहते हैं, वो स्थापित किया था। सही कहा आपने। मोहिंदर सिंह गिल मामला भारतीय चुनावी न्याय शास्त्र में एक मील का पत्थर है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियां असीमित बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये कोई जादुई चिराग नहीं है कि रगड़ा और जो चाहा वो मांग लिया? एकदम नहीं। खाली मैदान के नियम का सीधा सा अर्थ ये है कि चुनाव आयोग अपनी इन पूर्ण शक्तियों का उपयोग केवल और केवल तभी कर सकता है जब उस विशिष्ट स्थिति को नियंत्रित करने वाला कोई मौजूदा कानून ना हो। मतलब अगर मैदान खाली है, कोई नियम नहीं बना है, तो आयोग स्थिति संभालने के लिए आगे आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर विधायिका ने मतलब संसद या राज्य विधानसभा ने किसी विषय पर पहले से कोई कानून बना रखा है, तो आयोग को हर हाल में उस कानून का पालन करना ही होगा। वह अनुच्छेद 324 का हवाला देकर स्थापित कानूनी प्रावधानों को दरकिनार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी अनुच्छेद 324 ताश के खेल में एक वाइल्ड कार्ड की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। हाँ, आप इस वाइल्ड कार्ड को केवल तभी खेल सकते हैं जब खेल की किताब में उस विशेष परिस्थिति के लिए कोई नियम ना लिखा हो। अगर नियम पहले से लिखा है तो आप अपना वाइल्ड कार्ड निकालकर उसे काट नहीं सकते। एकदम सटीक बात कही आपने। संविधान निर्माता कभी नहीं चाहते थे कि चुनाव आयोग संसद के ऊपर कोई सुपर लेजिस्लेचर बन जाए। सही बात है। अनुच्छेद 324 एक रिजर्व शक्ति है आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए। यह नियमित कानूनों को बाईपास करने का कोई स्थायी रास्ता नहीं हो सकता। तो अब ये मामला सच में एक दिलचस्प मोड़ ले लेता है। अगर ये कानूनी रूप से तय है कि चुनाव आयोग स्थापित कानूनों से ऊपर नहीं है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि अधिकारियों के तबादले को लेकर मौजूदा कानून आखिर कहते क्या हैं। और यहीं पर आचार्य जी का ये लेख एक बहुत ही पैनी कानूनी नजर डालता है। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट को देखें, जिसके तहत आईएएस और आईपीएस अधिकारी काम करते हैं। हाँ, उसमें तो नियम बहुत स्पष्ट हैं। बिल्कुल, नियम साफ कहते हैं कि इन अधिकारियों की नियुक्ति और उनका तबादला करना पूरी तरह से संबंधित सरकार का विशेषाधिकार है। मतलब मुख्यमंत्री और सिविल सर्विसेज बोर्ड की पूरी प्रक्रिया होती है। जी हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। कमाल है। और चूंकि राज्य लोक सेवाएं सीधे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सरकारों के अनन्य नियंत्रण में आती हैं, तो ये तो सीधा सीधा संवैधानिक अतिक्रमण हो गया ना। बिल्कुल हो गया। राज्य प्रशासन कैसे चलेगा, ये तय करना राज्य का अधिकार है। इसके अलावा जो चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने वाले मुख्य कानून है, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं, हाँ, उन पर भी नजर डालना जरूरी है। इन दोनों प्रमुख चुनावी कानूनों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो चुनाव आयोग को राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर राज्य प्रशासन के प्रमुखों का तबादला करने का अधिकार देता हो। मतलब वहां भी एक तरह सन्नाटा है। हाँ, इसे कानूनी भाषा में स्टैट्यूटरी साइलेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि संसद ने जानबूझकर ये शक्ति आयोग को नहीं दी है। लेकिन अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पूछिए। अगर कानूनों में कोई जिक्र ही नहीं है, 7वीं अनुसूची राज्यों को पूरी पावर दे रही है और चुनाव कानूनों में भी तबादले का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग व्यावहारिक रूप से ये आदेश लागू कैसे करवा लेता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग के एक आदेश पर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने सबसे भरोसेमंद मुख्य सचिव को हटा क्यों देता है? क्या राज्य सरकारें बस ये मानकर चल रही हैं कि कोई उन्हें रोकेगा नहीं? देखिए, ये इस पूरे सिस्टम का सबसे व्यावहारिक और मैं कहूँगी मनोवैज्ञानिक पहलू है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास एक बहुत ही मजबूत नैतिक अधिकार आ जाता है। अच्छा, मॉरल अथॉरिटी। हाँ, जब आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का झंडा उठाकर कोई आदेश जारी करता है, तो एक तरह का संस्थागत दबाव पैदा कर देता है। मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई राज्य सरकार उस समय अदालत में जाकर ये कहे कि हम इस अधिकारी को नहीं हटाएंगे, तो विपक्ष और मीडिया में तुरंत ये धारणा बन जाती है कि सरकार चुनाव में धांधली करना चाहती है। बिल्कुल। और इसीलिए वो उस अधिकारी को बचा रही है। एकदम सही। इसी राजनीतिक नुकसान के डर से सरकारें अक्सर चुपचाप आदेश मान लेती हैं। तो ये पूरा नैतिक दबाव और परंपरा का खेल है, स्पष्ट विधायी समर्थन का नहीं। जी हाँ, लेकिन कानूनी नजरिए से देखें तो नैतिक रूप से सही लगने वाला हर कदम कानूनी रूप से वैध नहीं होता। बिना स्पष्ट कानून के शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करना
कानून के शासन के खिलाफ चाहता है और बिना स्पष्ट कानूनी समर्थन के शक्तियों के उपयोग से पैदा होने वाले खतरे को कानूनी हलकों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जाता है, जिसे हम इम्पेरियम इन इम्पेरियो कहते हैं। हाँ, इम्पेरियम इन इम्पेरियो, यानी एक राज्य के भीतर दूसरा राज्य बनने का खतरा। चुनाव आयोग जैसी संस्था का समानांतर सरकार की तरह काम करना तो बहुत जोखिम भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में बार बार ये चेतावनी दी है कि कोई भी प्राधिकरण इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो खुद को चुनी हुई सरकार के समानांतर खड़ा कर ले। बिना किसी जवाबदेही के अपनी अलग सत्ता चलाने लगे। बिल्कुल। जब आप राज्य सरकार से बिना पूछे उसके अधिकारियों को हटाते हैं तो आप अनजाने में ही सही उस सरकार के जनादेश को कमजोर कर रहे होते हैं। और इसका सीधा असर उस पूरी नौकरशाही के मनोबल पर पड़ता है जिसके कंधे पर देश चलाने की जिम्मेदारी है। मतलब जब चुनाव आयोग किसी डीजीपी को अचानक पद से हटाता है तो उसके पीछे एक संदेश होता है, हाँ, कि वो अधिकारी निष्पक्ष या ईमानदार नहीं है। बिल्कुल। बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया के, बिना सबूत के देश के सबसे वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति पर ईमानदारी की कमी का ठप्पा लगा देना, ये तो पूरी सिविल सेवा के मनोबल को गिरा देता है। इसे हम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता या प्रोसीजरल फेयरनेस का अभाव कहते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये मांग करता है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। सही बात है। चुनाव आयोग भी तो कानून के शासन के अधीन है, वो मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। एकदम। रातों रात किए गए ये आदेश अधिकारियों में असुरक्षा भर देते हैं। और आप जानते हैं, ये असुरक्षा केवल बड़े अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहती। हाँ, इसका असर नीचे तक जाता है। बिल्कुल। जब ऊपर बैठे मुख्य सचिव को बिना कारण हटाया जा सकता है तो नीचे बैठा एक जिला कलेक्टर या एसपी भी कोई कड़ा फैसला लेने से डरने लगता है। अधिकारी प्ले सेफ करने लगते हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? आम जनता को। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि श्रोता सोचेंगे कि ये तो नेताओं और अफसरों की लड़ाई है, हमें क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। जब अधिकारी फैसले लेने से डरते हैं और सिस्टम में अनिश्चितता आती है तो अस्पतालों के टेंडर रुक जाते हैं, सड़कों की मरम्मत अटक जाती है। आपातकालीन स्थितियों में भी प्रशासन सुस्त पड़ जाता है। चुनाव के नाम पर एक तरह का प्रशासनिक लकवा मार जाता है। इसीलिए स्रोत के लेखक का ये निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है कि अनियंत्रित शक्ति हमारी व्यवस्था के लिए एक विदेशी अवधारणा है। बिल्कुल। अनचेक्ड पावर लोकतंत्र के लिए खतरा है। संस्थाओं को एक दूसरे के कार्यक्षेत्र का सम्मान करना ही होगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, लेकिन राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलकर नहीं। तो इन सभी कानूनी पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये विवाद चुनाव आयोग के स्वतंत्र चुनाव कराने के कर्तव्य और राज्य सरकारों के अधिकारों के बीच एक बहुत ही बारीक और तनावपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। जी। एक तरफ अधीक्षण और नियंत्रण की व्यापक शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ खाली मैदान का सिद्धांत और विधायी सर्वोच्चता। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। बताइए। अगर चुनाव आयोग की शक्तियां मौजूदा कानूनों द्वारा सख्ती से सीमित हों और दूसरी तरफ राज्य सरकारों के पास सैद्धांतिक रूप से चुनाव से ठीक पहले अपने पसंदीदा अफसरों को तैनात करने की पावर है, हाँ, ये तो होता ही है। तो जब स्वयं कानून ही निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हों, तो प्रणालीगत चुनावी पक्षपात को रोकने की अंतिम जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नए संतुलन की आवश्यकता है, जहां अंपायर को भी नियम मानने पड़े लेकिन कप्तान भी बेईमानी न कर सकें? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये आगे की सोच को प्रेरित करता है। तो श्रोताओं, इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही जटिल मुद्दों की तह तक जाते रहेंगे। नमस्कार।